हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, जिसमें यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको कैसे उसको समझना है, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे। दोनों यूनिट्स के फूड प्रोडक्शन सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कोड आपका 409 है और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो मैंने बना रही हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। अब आप देखते जाइए स्क्रीन पर कि कैसे कैसे चैप्टर जो है आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑब्जेक्टिव्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो बता रहे हैं कि फूड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर बताएंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड पर जो हीट का इम्पैक्ट क्या होता है, ये समझाया जाएगा। उसके बाद ये समझाया जाएगा कि कुकिंग फूड, खाने को पकाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, खाना हम पकाएं क्यों, राइट। तो आगे बढ़ते, कंपोनेंट्स ऑफ फूड सबसे पहले हमें समझना है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है आपको कि खाना पकाना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें खाने को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में तोड़ना होता है। हमें खाने को कॉम्प्लेक्स से तोड़ना का इंग्लिश क्या है, ब्रेक करना इनटू सिंपल फॉर्म। तो जब हम खाने को कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो कुकिंग का जो पर्पस है वो सॉल्व होता है, ठीक है। और तभी हमारी ह्यूमन बॉडी जो है उसे कंज्यूम कर पाती है। तो इस फूड को, जो इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि हीट यानी कि जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो उसका क्या इम्पैक्ट है प्रोटीन पर, फैट्स पर, कार्ब्स पर, विटामिन्स पर और मिनरल्स पर, इन सब पे क्या इम्पैक्ट है। तो एक एक करके हम सबके बारे में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन का मेन काम होता है ग्रोथ और रिपेयर। ग्रोथ यानी कि ग्रो करना और रिपेयर यानी कि जो चीज़ सही नहीं है वो ठीक करना। तो जहाँ पर भी सेल का रिपेयरमेंट होना होता है या रिप्लेनिश होने होते हैं वहाँ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और यहाँ पर प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज कौन से हैं, अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या लिखोगे, मीट, एग्स, व्हीट, पल्सेस, फिश, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सारे क्या हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। अब मेन बात यह है कि हीट जब अप्लाई होगी प्रोटीन पर तो क्या होगा। जब हीट अप्लाई होगी प्रोटीन पर तो वो कोएगुलेट करेगी। क्या करेगी, कोएगुलेट। ये शब्द है, आपको याद होना चाहिए शब्द का स्पेलिंग। कोएगुलेशन से बनता है ये शब्द, जो वर्ब है कोएगुलेट्स। कोएगुलेट का मतलब होता है क्लॉट हो जाना, इकट्ठा हो जाना। तो जब प्रोटीन पर हीट लगती है तो ओपेक जो प्रोटीन होता है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। और अगर ज़्यादा आप हीट दे दोगे प्रोटीन में तो वो प्रोटीन जो है रबरी हो जाएगा, च्यूवी हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बताया है चिकन, मीट या फिर इवन पनीर प्रोडक्ट्स भी ऐसा होता है, अगर ओवर कुकिंग कर दो तो फिर वो रबरी हो जाते हैं। समझ गए। नेक्स्ट बात है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या देते हैं हमको, एनर्जी, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, राइस, व्हीट, पोटैटोज, प्लांटेन, टैपियोका एटसेट्रा। ये सारे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। राइस यानी कि चावल, व्हीट गेहूं, पोटैटोज आलू, प्लेंटेन वो बनाना की तरह होता है और टेपियोका साबूदाना होता है, ठीक है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ हीट। अब समझना है कि हीट कितने तरह की है, एक तो मॉइस्ट हीट है और एक है ड्राई हीट, ठीक है। तो मॉइस्ट हीट जब अप्लाई की जाती है कार्बोहाइड्रेट में तो जो खाने के अंदर जो स्टार्च होता है वो मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता है और स्वेल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो बर्स्ट करके एक जेल बन जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं जेलेटिनाइजेशन। ये जो जेलेटिनाइजेशन है ना, इसको याद रखना जरूरी है आपको। जेलेटिनाइजेशन मतलब जेल जो बनता है, ठीक है, जेल। सो वी हैव टू हैंडल द राइस केयरफुली सिंस इट कंटिन्यूज टू अब्सॉर्ब मॉइस्चर एंड माइट बिकम अ जेल स्टिकी बाय नेचर। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि चावल को केयरफुली हैंडल करना जरूरी है क्योंकि अगर उसने ज़्यादा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लिया तो फिर वो स्टिकी नेचर का बन जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा। When dry heat is applied on carbohydrates, जब कार्बोहाइड्रेट्स पे ड्राई हीट पड़ती है तो वो ब्राउन हो जाता है। और उसके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है ब्रेड का। तो ब्रेड को जब आप टोस्ट करते हो टोस्टर के अंदर तो जब वो निकल के आती है, पॉप अप करती है, तो वो ब्राउनिश कलर का की होती है। तो वो जो ब्राउनिश कलर की वो होती है, उसे वो क्यों होती है, कैरमलाइजेशन ऑफ स्टार्च की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, कैरमलाइजेशन। तो इस कार्बोहाइड्रेट वाले टॉपिक में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, जेलेटिनाइजेशन और कैरमलाइजेशन, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि हीट का इम्पैक्ट बताइए कार्बोहाइड्रेट पर, तो आपको ये आंसर लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं फैट्स पे। फैट्स को समझते हैं। फैट जो होता है वो हीट प्रोवाइड करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फैट के सोर्सेज क्या होते हैं, मीट, एग्स, मिल्क, नट्स एटसेट्रा। ये सारे जो सोर्सेज हैं फैट्स के हैं।
अब मेन बात ये समझनी है कि फैट जो बनता है वो बनता है ट्राइग्लिसराइड से। ट्राइग्लिसराइड, ट्राई मतलब तीन ग्लिसराइड से। अब ग्लिसराइड से आप याद रख सकते हो ग्लिसरॉल, क्या याद रख सकते हो, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड्स किसके अंदर है, फैट के अंदर है। और ट्राइग्लिसराइड का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन है ये फ्री फैटी एसिड्स का और ग्लिसरॉल का। फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का जो कॉम्बिनेशन है वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट फैट ब्रेक्स इनटू फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये इंपॉर्टेंट है कि जब हीट आप फैट्स पे अप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, ये होगा कि वो ब्रेक डाउन होगा फ्री फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब आगे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर ये ज़्यादा पकाया जाए या हीट ज़्यादा दी जाए फैट्स में तो क्या होता है, जो ग्लिसरॉल होता है वो एक्रोलिन में बदल जाता है, जो कि हमारे पाचन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि जैसे तेल जो है जब हम उसको डीप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो अगर हम उसको बहुत हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज कर देंगे या उसको बार बार इस्तेमाल करेंगे तो जो आप डीप फ्राई कर रहे हो चीज़ वो फ्लेवर भी नहीं आएगा उसका और वो डाइजेस्ट करने में भी डिफिकल्टी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो ग्लिसरॉल है वो अब एक्रोलिन में कन्वर्ट हो गया है और पहले क्या था, फ्री फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स। और ट्राइग्लिसराइड्स कहाँ पर है, फैट्स में। तो ये 3-4 वर्ड्स अगर आपको समझ में आए, याद हो जाएं तो आप एग्जाम में अच्छा आंसर बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन या वाइटामिन बोल सकते हो, वट एवर यू प्रेफर। विटामिन एंड मिनरल्स में मेन बात क्या है कि ये बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करता है, हमारे बॉडी को इम्यून बनाता है अगेंस्ट एनी फॉरेन बॉडीज। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि वाइटामिन मिनरल्स आपको कैसे मिलेंगे, वेजिटेबल, सब्जियां से मिलेंगे, फ्रूट्स, फल से मिलेंगे और लेग्यूम्स, दालों से मिलेंगे। सम वाइटामिन आर लॉस्ट व्हेन इंट्रोड्यूस टू वाटर और हीट। कुछ वाइटामिन खो जाते हैं जब उनको हम पानी या हीट से इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर वाइटामिन और ज़्यादातर मिनरल जो है उन्हें कुछ नहीं होता हीट से, ये बताने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिस पे क्वेश्चन पक्का, मतलब पक्का तो नहीं पर आ सकता है, कि विटामिन ए और बी फैट सॉल्यूबल है कि नहीं। या क्वेश्चन आ गया कि गिव मी एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्यूबल विटामिन, तो उसका आंसर क्या है, विटामिन सी एंड बी। अब आप कंफ्यूज हो गए, ए एंड बी क्या था, सी एंड बी क्या था, तो इसका क्या फॉर्मूला है कि बी तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, वाटर सॉल्यूबल में भी और फैट सॉल्यूबल में भी, दोनों में बी है। लेकिन विटामिन ए किस में है, फैट सॉल्यूबल में, और विटामिन सी किस में है, आपके वाटर सॉल्यूबल में, ठीक है। तो ये अंतर है, फैट सॉल्यूबल में क्या है, विटामिन ए, और वाटर सॉल्यूबल में क्या है, विटामिन सी, और विटामिन बी जो है दैट इज कॉमन बिटवीन द टू। सो अभी कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला। और आगे लिखा है कि विटामिन सी जो है वो वैनिश हो जाता है आसानी से, यानी कि गायब हो जाता है। गायब कहाँ हो जाता है, जब खाना आप पका रहे हो। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है, ऑब्जेक्टिव्स। ये क्वेश्चन अगर आ गया तो व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड, खाना पकाना ही क्यों है, उद्देश्य क्या है। तो इसके यहाँ आपके किताब में, एनसीईआरटी किताब में 7 पॉइंट्स लिखे हैं। इन 7 पॉइंट्स में से आपको कितने याद आते हैं वही डिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, राइट। तो 7 पॉइंट्स साथ के साथ याद करने की कोशिश करते हैं। चलो, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हम खाना इसीलिए पकाते हैं क्योंकि हम उसको पैलेटेबल करना चाहते हैं, यानी कि उसको और रोचक और खाने की इच्छा लायक उसको बनाना चाहते हैं, ठीक है, ज़्यादा टेस्टी डिलिशियस बनाना चाहते हैं और ज़्यादा मतलब इंस्पायरिंग बनाना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि कुकिंग फूड का जो हेल्प होता है वो डाइजेशन प्रोसेस में होता है। मतलब खाना अगर आप पकाओगे तो डाइजेशन अच्छा रहेगा क्योंकि फूड कॉम्पोनेंट्स जो है वो हीट के इफेक्ट से ब्रेक डाउन होते हैं। कहाँ से कहाँ में, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में। तीसरा है आपका जो खाना पकाने का ऑब्जेक्टिव है कि वो बैक्टीरिया को किल कर देता है। किसको किल कर देता है, बैक्टीरिया को। और फूड को वो रखता है स्टेराइल, स्टेराइल मतलब फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शंस, ठीक। फोर्थ पॉइंट बोलता है इट इम्प्रूव्स द आई अपील ऑफ द फूड। आई अपील मतलब कोई चीज़ अगर हमें देखकर अच्छा लग रहा है, जैसे कि अगर आपकी प्लेट में कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रख दूं मैं, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आप उसमें से कुछ ना कुछ खाने की ज़रूर कोशिश करोगे। तो आई अपील ऑफ द फूड भी बढ़ाता है जब हम खाने को पकाते हैं, क्योंकि अलग अलग कलर, फ्लेवर और एरोमा आता है, राइट। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है, इसमें ये बोलते हैं कि इंग्रेडिएंट्स जब अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं ना खाने में, तो उससे उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, न्यूट्रिशन वैल्यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 पॉइंट और हैं ऑब्जेक्टिव्स में। 6th पॉइंट ये है कि जब कुकिंग अलग अलग तरीकों से की जाती है तो उससे हमारे खाने का टेक्सचर बदल जाता है, और टेक्सचर जब बदलता है तो बदलता है फ्लेवर और एरोमा। फ्लेवर मतलब
जो उसका स्वाद है, एरोमा मतलब जो उसकी स्मेल है, जो खुशबू है, फ्रेग्रेंस है, स्मेल है, जो भी आप कहना चाहो। 7th पॉइंट है कुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम। जो पका हुआ खाना है उसको आप ज़्यादा समय तक स्टोर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, समझ गए ना। अब समरी में क्या लिखा है, ये लिखा है कि कॉम्पोनेंट्स फूड क्या होते हैं, कैसे ब्रेक डाउन होता है, टेक्सचर कैसे बदलता है, ओवर कुकिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, फूड कॉम्पोजिशन की नॉलेज हमें पता होना क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। अब ये क्वेश्चन देखो, लिस्ट एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग। अभी हमने 7 डिस्कस किए ना, उसमें से कोई भी 5 बताने हैं, तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में वो जेलेटिनाइजेशन एंड कार्मेलाइजेशन, वो वाला आंसर लिखना है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ हीट। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू प्रोटीन व्हेन इट इज ओवर कुक्ड। तो यहाँ पर कौन सा आंसर लिखना है, वो कोएगुलेशन वाला, कि कोएगुलेट हो जाता है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, रोल, फैट का रोल बताओ और उसके सोर्सेज बताओ। फैट का रोल क्या है, एनर्जी देना, और सोर्सेज तो आपको पता ही है, नट्स, मिल्क एंड अदर थिंग्स। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल्स। वाइटामिन मिनरल्स का क्या काम होता है, लास्ट में बताया था ना अभी आपको, तो वो आपको आंसर यहाँ से लिखना है। और क्वेश्चंस देखो, एलैबोरेट द रोल ऑफ प्रोटीन, फैट, कार्ब्स इन फूड। फूड में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या रोल होता है। प्रोटीन का बताया था ना मैंने, ग्रोथ होता है और रिपेयर होता है ना। और फैट्स का क्या होता है, एनर्जी। और कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होता है, उसका भी एनर्जी होता है। और भी एक पॉइंट था, वो आप देखो दोबारा से, ठीक है। सेकंड था, व्हाई इज कुकिंग फूड एसेंशियल, एलैबोरेट। अभी डायरेक्टली नहीं पूछा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड नहीं पूछा, लेकिन पूछा क्या है कि खाना पकाना एसेंशियल क्यों है। तो ये इसका मतलब है कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है। तो अगर बच्चे को ऑब्जेक्टिव्स याद हैं तो ये क्वेश्चन जो है आराम से अटेम्प्ट कर लेगा कल के एग्जाम में और आगे भी, है ना। अब आ जाते हैं, अब ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल में से तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, तो इसको आप छोड़ दो। अब आगे आ जाओ, यूनिट नंबर 2, मेथड्स ऑफ कुकिंग। मेथड्स ऑफ कुकिंग, खाना बनाने के तरीके। इस चैप्टर में क्या समझोगे, सबसे पहले समझोगे प्रिंसिपल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग, तो क्या बोलोगे उसमें, प्रिंसिपल्स याद रखना, अभी समझाऊंगी प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सेकेंड चीज है कि मॉइस्ट कुकिंग मेथड क्या होता है, उसको डिस्क्राइब करेंगे, मॉइस्ट कुकिंग मेथड को डिस्क्राइब करेंगे। थर्ड हम ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग को डिस्क्राइब करेंगे। और फोर्थ हम मेथड्स ऑफ कुकिंग डिस्क्राइब करेंगे मीडियम ऑफ फैट के माध्यम से। सबसे पहले मैं बात करती हूँ प्रिंसिपल्स की। तो आपको प्रिंसिपल 4 याद रखने हैं, इसमें 4 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल है रेडिएशन, दूसरा प्रिंसिपल है कंडक्शन, तीसरा प्रिंसिपल है कन्वेक्शन और चौथा प्रिंसिपल है इंडक्शन। ठीक है, तो इसको एक्रोनिम बना लो, जैसे RCCI, RCCI जैसे BCCI होता है ना, ऐसे RCCI याद कर लो, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और इंडक्शन। इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे क्या, 4 प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, या फिर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ कुकिंग। सबसे पहले समझते हैं रेडिएशन में क्या हो रहा है। रेडिएशन में ये हो रहा है कि जो हीट है ना, वो ऑब्जेक्ट पर हम डाल रहे हैं, लेकिन कैसे डाल रहे हैं, रेडिएंट हीट सोर्स से डाल रहे हैं और अवन में, ठीक है, ब्रॉयल करते समय। और खाना कैसे पक रहा है, यहाँ पर रेडिएशन से पक रहा है। किससे पक रहा है, रेडिएशन से पक रहा है। सेकेंड है कंडक्शन। कंडक्शन में आप क्या कर रहे हो, मेटल ले रहे हो। मेटल कैसे लोगे, पैन और यूटेंसिल्स की फॉर्म में, जैसे हम स्टील का बर्तन लेते हैं ना खाना बनाने के लिए, या फिर एल्यूमिनियम का लेते हैं, तो हम मेटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैन या यूटेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, स्टेनलेस स्टील वेसल्स, तो ये हीट सोर्स है, ठीक। तो यहाँ पे खाना कैसे पक रहा है, कंडक्शन से। कंडक्शन क्यों, क्योंकि मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए कंडक्शन मेटल, याद रखना। तीसरा आ जाओ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो आपके हीटेड पार्टिकल्स है ना, गैसेस और लिक्विड्स के, वो मूव कर रहे हैं। तो हीट होने पे क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सपैंड हो जाते हैं, वो कम डेंस होते हैं, वो राइज कर जाते हैं, और जो कूलर पार्टिकल्स है वो उसकी जगह ले लेते हैं, जैसे कि अवन, तो उसे कहते हैं कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में हम क्या यूज कर रहे हैं, लिक्विड करंट्स और एयर करंट्स, ठीक है। तो ये हो रही है कुकिंग बाय कन्वेक्शन, डायग्राम याद रखना, एयर करंट्स और लिक्विड करंट्स। और जैसा हमने बताया था BCCI या RCCI, तो लास्ट में आई का मतलब क्या है, इंडक्शन।
तो इंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं इंडक्शन स्टोव पे हम खाना बनाते हैं। अमेजोन पे जाके देख लेना इंडक्शन स्टोव, आप ऐसे टाइप करके देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टोव की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जिसमें आप बस इलेक्ट्रिसिटी से उसको कनेक्ट करते हो, बर्तन उसके ऊपर रखते हो और ऑटोमेटिकली आपका खाना बनना रेडी हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में क्या बनाया हुआ है देखो, इंडक्शन हो रहा है नीचे बेस पर, उससे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्साइट हो रहे हैं। मॉलिक्यूल कहाँ पर, खाने के अंदर। कुकवेयर आपका कौन सा है, कुकवेयर मतलब जिसमें आप खाना बना रहे हो, वो मैग्नेट का है, ठीक है, मैग्नेट अट्रैक्टिंग है। नीचे देखो मैग्नेटिक फ्रिक्शन हो रहा है जिससे कि हीट जनरेट हो रहा है डायरेक्टली पैन में। तो हीट कैसे जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्रिक्शन से, इंपॉर्टेंट ये है। और यहाँ पर है हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है, उसके बेस में जो इंडक्शन स्टोव है, ठीक है। तो दिस इज हाउ फूड इज कुक्ड विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन। तो ये 4 प्रिंसिपल्स याद रख लेना, अगर क्वेश्चन आया तो भूलना नहीं है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और इंडक्शन। चलो आगे बढ़ेंगे। कुकिंग मेथड्स। कुकिंग मेथड्स में देखो क्या है, 3 कैटेगरी है, मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट और मीडियम ऑफ फैट। सबसे पहले समझते हैं कि मॉइस्ट हीट मेथड क्या होता है। मॉइस्ट हीट मेथड, ठीक है, ये कुकिंग मेथड्स की बात हो रही है। तो मॉइस्ट हीट मेथड्स में ये होता है कि जो हीट होती है वो कंडक्ट कैसे की जाती है, पानी से या स्टीम से, तो वो हो गया मॉइस्ट हीट, पानी या स्टीम। दूसरा है ड्राई हीट। ड्राई हीट में क्या हो रहा है, हीट कंडक्ट कैसे हो रही है, हॉट एयर से अवन, हॉट मेटल से ग्रिल या फिर रेडिएशन माइक्रोवेव से। मीडियम ऑफ फैट में क्या हो रहा है कि हीट कैसे कंडक्ट हो रही है, शैलो फ्राइंग से या डीप फ्राइंग से, ठीक है। अब हम डिटेल में बात करेंगे, मॉइस्ट मेथड्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ड्राई हीट को डिटेल में पढ़ेंगे और मीडियम ऑफ फैट को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं मॉइस्ट मेथड्स ऑफ हीट कुकिंग। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपको ना जो नाम है मेथड के वो याद होना चाहिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन और बाकी की डिटेल्स तो आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली आ ही जाएंगी, क्योंकि आपने वो एक बार पढ़ा हुआ है या 5 बार पढ़ा हुआ है। तो पहले इंपॉर्टेंट है कि आपको बस वो पहला वर्ड याद आ जाए एग्जाम के टाइम पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें पहले नाम याद रखने हैं मेथड्स के। तो पहला मेथड है बॉइलिंग, दूसरा मेथड है सिमरिंग, तीसरा मेथड है पोचिंग, चौथा मेथड है स्ट्यूइंग, पांचवा मेथड है आपका ब्लांचिंग और 6th मेथड है आपका स्टीमिंग, ठीक है, और 7th मेथड है आपका ब्रेजिंग। तो कुल मिला के कितने मेथड्स हैं, 7 मेथड्स हैं, ठीक है। किसमें है, मॉइस्ट में। मॉइस्ट में कितने मेथड है, 7, ठीक है। तो पहला बॉइलिंग डिस्कस कर लेते हैं। जब हम बॉइलिंग करते हैं कुकिंग में ना, तो लिक्विड जो होता है वो बबल्स खाता है, बबल्स शो करता है। और जो वाटर होता है वो कौन से डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट सी लेवल पे, ठीक है। इसे हम बॉइलिंग कहते हैं। यहाँ पर आपको सब्जियां उबलती हुई दिख रही हैं। सेकंड देखो सिमरिंग। सिमरिंग का मतलब क्या होता है, जब आपका लिक्विड जो है वो हल्के हल्के बबल कर रहा होता है। बॉइलिंग में रैपिड बबलिंग है, लेकिन सिमरिंग में जेंटल बबलिंग है, ठीक है। टेम्परेचर कितना रहेगा यहाँ पे, 85 से 96, तो थोड़ा सा कम टेम्परेचर कर दिया 100 से, 85 से 96, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं सिमरिंग। घर पे भी हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा चाय को सिम कर दो या किसी सब्जी को सिम कर दो। सिम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसका टेम्परेचर को कम करना चाह रहे हैं। तो सिमरिंग ऐसे याद रखना, सिम कर दो मतलब कम कर दो। क्या कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, ठीक है। तो बॉइलिंग हो गया आपका, सिमरिंग हो गया। दोनों में आंसर क्या लिखोगे, बॉइलिंग में लिखोगे रैपिड बबलिंग और सिमरिंग में कैसे एक्सप्लेन करोगे, जेंटल बबलिंग, ठीक है। और दोनों में डिग्री सेल्सियस बता दोगे। तीसरा देखो पोचिंग। पोचिंग क्या होता है, पोचिंग को आपको याद रखना है, इसे एग पॉच बनाते हैं, एग पोचू बनाते हैं, जिसमें आप पूरा सा ऑमलेट नहीं बना रहे होते हो, बस आप एग को ऐसे आप उसको फोड़ते हो और सीधा पैन में डालते हो और पोचू जो है बन जाता है, ठीक है। तो पोचिंग में ये होता है कि जो लिक्विड होता है ना वो कम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है और जो टेम्परेचर होता है वो 71 से 82 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है और लिक्विड बबल नहीं कर रहा होता, कोई भी बबल्स नहीं दिखेंगे आपको, उसको कहते हैं पोचिंग। तो जैसे मछली होती है ना, फिश को भी हम पोचिंग से बना सकते हैं। जैसे फिश टिक्का होता है तो फिश टिक्का भी बन सकता है पोचिंग से, और एग भी जो आपका है वो आराम से पोचिंग से बन सकता है, ठीक है। तो तीसरा हो गया पोचिंग। अब आ जाओ स्ट्यूइंग पे। स्ट्यूइंग क्या होता है, स्ट्यूइंग समझो। स्ट्यूइंग एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड पार्टिकल्स जो हैं वो लिक्विड से सराउंड हो जाते हैं और वो
कम हीट पे पकता है लंबे समय तक, कम हीट पे लंबे समय तक, ठीक है। इट इज यूजुअली सर्व्ड अलोंग विद द लिक्विड विच वाज यूज्ड फॉर स्ट्यूइंग, फॉर एग्जांपल स्ट्यू। तो कहने का मतलब ये है कि फूड पार्टिकल बीच में होगा और साइड साइड में क्या होगा, लिक्विड होगा, ठीक है, और वो पकता रहेगा, बहुत समय तक पकता रहेगा, हल्की आंच में धीमे धीमे वो पकता रहेगा, राइट। तो लेकिन जब उसको सर्व किया जाता है तो उसको उस लिक्विड के साथ ही सर्व किया जाता है, स्ट्यू बोलते हैं उसको, स्ट्यूइंग। फिफ्थ आपका है मेथड इज ब्लांचिंग। ब्लांचिंग क्या होता है? ब्लांचिंग वो मेथड है जिसमें आइटम्स जो हैं वो पानी में आधे कुक किए जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, फूड पार्टिकल जो है वो आधे कुक हो जाते हैं। जैसे कि हम पोटैटोज को ब्लांच करते हैं फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। फ्रेंच फ्राइज का प्रोसेस होता है ना कि आप पोटैटोज को पहले उसका जो स्टार्च है उसको सेमी कुक करते हो, तो उसका स्टार्च हल्का सा निकलता है जिससे थोड़ा सा क्रिस्प आता है, राइट। तो ब्लांचिंग की जाती है, पोटैटोज की ब्लांचिंग की जाती है, राइस की भी हम लोग ब्लांचिंग करते हैं। तो ब्लांचिंग आपको याद रखना है कि पार्शियल कुकिंग है। क्या कुकिंग है? पार्शियल। 6th पॉइंट देखो, स्टीमिंग। स्टीमिंग तो समझ में आ रहा है ना नाम से, फूड को एक्सपोज करोगे किससे? स्टीम से। कुकिंग एन आइटम बाय लाइटली कवरिंग द पैन और बाय रैपिंग इट इन फॉइल सो दैट द फूड गेट्स कुक्ड इन ऑन इट्स ओन मॉइस्चर, उसे कहते हैं स्टीमिंग। कहने का मतलब ये है कि खाना जो है अपने खुद के मॉइस्चर में पकेगा। और कैसे पकेगा? आप उसको हल्का सा ढकोगे या फिर आप उसको फॉइल में रैप कर दोगे तो उससे वो स्टीम हो जाएगा। जैसे कि जैकेट पोटैटो, स्टीम्ड फिश, ठीक है। हमारे स्टीम मोमोज भी होते हैं ना जो सबको पसंद होते हैं, तो वो भी स्टीमिंग ही होता है उसमें। स्टीमर को इस्तेमाल कर सकते हैं चावल पकाने के लिए, दाल पकाने के लिए। दैट होल्ड्स द स्टीम अंडर प्रेशर। और टेम्परेचर कितना होता है? 106 से 121 डिग्री सेल्सियस, 227 से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। और इस मेथड को क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इससे आपके न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम से कम डिजोल्व होते हैं, मिनिमाइज, कम से कम डिजोल्व होते हैं। लास्ट देखो, लास्ट क्या है मेथड? ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में क्या याद रखना है? ब्रेजिंग ना दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। किन चीजों का कॉम्बिनेशन है? स्ट्यूइंग का और पॉट रोस्टिंग का। स्ट्यूइंग का और पॉट रोस्टिंग का ही कॉम्बिनेशन है। तो पहले क्या होता है, जो खाना होता है उसको ब्राउन किया जाता है फैट में। जब उसको ब्राउनिंग उसकी हो गई उसके बाद उसको थोड़े से लिक्विड में रखा जाता है, और लिक्विड में रखा नहीं, लिक्विड में प्लेस किया जाता है और लिक्विड को सर्व किया जाता है अलोंग विद द मीट, जिसे हम कहते हैं आयरिश स्ट्यू। तो आयरिश स्ट्यू का अगर क्वेश्चन आ गया कि आयरिश स्ट्यू कैसे बनता है, कौन से मेथड ऑफ कुकिंग से बनता है, तो आंसर क्या है? ब्रेजिंग। ब्रेजिंग, ठीक है, नॉट ग्रेजिंग बट ब्रेजिंग। ब्रेजिंग क्या है? स्ट्यूइंग प्लस पॉट रोस्टिंग का कॉम्बिनेशन, ठीक है। वर्ड्स याद रखने हैं, स्ट्यूइंग एंड पॉट रोस्टिंग। चलो, तो ये हो गए सातों मेथड्स, क्लियर हो गए सबको। नेक्स्ट चलते हैं ड्राई मेथड ऑफ कुकिंग। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं कुकिंग के ड्राई मेथड की। तो पहला देखो, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या है? व्हेन द फूड इज सराउंडेड बाय ड्राई हॉट एयर, हेयर नहीं एयर, व्हेन द फूड इज सराउंडेड बाय ड्राई हॉट एयर यूजुअली इन द ओवन और ओवर ओपन फायर, इट इज नोन एज रोस्टिंग। मीट को हम रोस्टिंग से पकाते हैं। एग्जाम्पल दिया। तो रोस्टिंग में क्या कर रहे हो आप? ड्राई हॉट एयर से खाने को पका रहे हो, या तो ओवन में पका लो उसको या फिर उसको आग के ऊपर आप पका सकते हो खाना, तो वो होता है रोस्टिंग। सेकंड है बेकिंग। बेकिंग में हम क्या कर रहे हैं? जैसे ब्रेड हो गया, पेस्ट्रीज हो गई, वेजिटेबल्स, फिश होगी, ये सब बेक भी हो जाती हैं जब ड्राई हीट अप्लाई करते हो। तो बेकिंग कैसे होती है? मॉइस्ट हीट से या ड्राई हीट से? ड्राई हीट से, ठीक है, अगर एमसीक्यू आ गया तो। तीसरा क्या है मेथड ऑफ कुकिंग भाई? बारबेक्यू। कौन सा मेथड ऑफ कुकिंग? ड्राई कुकिंग का मेथड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बारबेक्यू में क्या होगा? जो ड्राई हीट कहाँ से आएगी? हार्डवुड से आएगी, लकड़ी को जलाने से आएगी, या फिर कोल यानी कि कोयले को जलाने से आएगी, ठीक है। तो जो कोयले का जो फ्लेवर होता है ना, वो मीट में इम्पार्ट हो जाता है, यानी कि चला जाता है, ठीक। तो जैसे बारबेक्यू हमारे मतलब दिल्ली में तो बारबेक्यू नेशन वगैरह रेस्टोरेंट्स टाइप के ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो बारबेक्यू पे खाना सर्व किया जाता है, लाइव खाना, है ना। तो उस पर करना क्या है? नीचे होता है कोयला, ऊपर आपका जो मीट, नॉनवेज है, फिश है, प्रॉन्स है, उसको आप रोस्ट कर सकते हो और लाइव उसी टाइम आप उसको खा सकते हो। लाइव मतलब आप उसको खुद ही रोस्ट कर सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो बारबेक्यू ये होता है, ऐसे याद रखना। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ मेथड क्या है? ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग में क्या याद रखना है? ब्रॉयलिंग में याद रखना है कि ड्राई हीट में आप पका रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल है स्पाइसेस का ब्रॉयल होना, चिकन का ब्रॉयल होना और मसाला का ब्रॉयल होना, ठीक है। तो बॉयल और ब्रॉयल में डिफरेंस है, बॉयल और ब्रॉयल में डिफरेंस है। पांचवा है ग्रिलिंग। ग्रिलिंग में क्या हो रहा है? ग्रिलिंग में आपको याद रखना है ओपन ग्रूव्ड ग्रिडल इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है?
ओपन ग्रूव्ड ग्रिडल, ठीक है। हीट सोर्स के ऊपर क्या होता है, ओपन ग्रूव ग्रिडल, ऐसा रैक टाइप का होता है जिसके ऊपर आप अपना खाना रखते हो और नीचे आप चारकोल रख सकते हो या कोई भी हीट सोर्स रख सकते हो, इलेक्ट्रिक एलिमेंट रख सकते हो या गैस रिलेटेड एलिमेंट रख सकते हो, ठीक है। तो उससे धीरे धीरे हीट होता रहेगा, बनता रहेगा, तो उसे कहते हैं ग्रिलिंग, ठीक। नेक्स्ट है ग्रिडलिंग। अब ग्रिलिंग और ग्रिडलिंग में क्या डिफरेंस है? ग्रिलिंग में लिख के आना ओपन ग्रूव्ड ग्रिडल, और ग्रिडलिंग में क्या लिख के आओगे, सॉलिड कुकिंग सरफेस। क्या लिख के आओगे, सॉलिड कुकिंग सरफेस। सॉलिड कुकिंग सरफेस मतलब सॉलिड कुकिंग मतलब सॉलिड होता है, वो पूरा प्रॉपर होता है कुकिंग सरफेस, उसे हम ग्रिडल कहते हैं। और उसमें फैट हो भी सकता है, नहीं भी फैट हो सकता, वो इसलिए होता है ताकि जो आपका खाना है वो चिपके ना, स्टिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए, वही बता रहे हैं ना। और टेम्परेचर होता है 175 डिग्री सेल्सियस 350 डिग्री फ़ारेनहाइट। फॉर एग्जांपल स्टेक्स, चिकन की स्टेक पकाते हैं ना, फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत खाया जाता है ये सब, ठीक है। तो ग्रिडलिंग वहाँ पे की जाती है, तो ग्रिडल पे खाना बनाया जाता है। ग्रिडल एक सॉलिड कुकिंग सरफेस होता है। तो ये 6 हमारे हैं, ग्रिडलिंग, ग्रिलिंग, ब्रॉयलिंग, बॉइलिंग, बारबेक्यू, सॉरी बॉइलिंग नहीं, बारबेक्यू, बेकिंग और रोस्टिंग। ये सब किस में आ गए, ड्राई मेथड में। मॉइस्ट में कितने थे, 7 मेथड। ड्राई में अपने पास कितने हैं, 6 मेथड्स, ठीक है। 8, 9, 10, 11, 12, 13 मेथड्स आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, कोई मतलब गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आप गलती कर रहे हो इट्स फाइन, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 13 नेम्स आपको याद है तो एक्सप्लेनेशन तो आप लिख ही लोगे अगर आपको समझ में आया तो। लास्ट देखो, मीडियम ऑफ फैट, ये लास्ट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है। मीडियम ऑफ फैट की मदद से आप कैसे कुकिंग करोगे? पहला तरीका है सॉटे करना। क्या करना, सॉटे। सॉटे क्या होता है, सॉटे एक फ्रेंच वर्ड होता है, मतलब जंप करना, ठीक है। सॉटे मतलब जब आप मीट को या वेजिटेबल्स को ना टॉस करते हो, मतलब उसको इधर उधर घुमाते हो, ठीक है। किस में घुमा रहे हो, तेल में। उससे क्या हो रहा है, हल्का ब्राउनिंग इफेक्ट आता है, ठीक है। तो सॉटे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सॉटे की जाती है, जैसे सूप बनाना है तो आप वेजिटेबल सॉटे कर सकते हो, और वैसे भी आप कुछ भी सॉटे कर सकते हो, ड्राई कोई भी वेजीज या कोई भी स्ट्यू या कोई भी आपका हर्ब्स वगैरह हो गए, उसको आप सॉटे कर सकते हो, राइट। सेकंड आपका कुकिंग का तरीका है डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग में क्या हो रहा है, जो खाना है ना वो पूरी तरीके से गर्म तेल में आप उसको डुबा देते हो, ठीक। इससे होता है क्या है कि लेस फैट एब्जॉर्ब होता है, लेस मॉइस्चर लूज होता है और क्रिस्पी कलर आता है। फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो बैटर या क्रम से आप कोट करते हो ताकि ऑयल का बुरा इम्पैक्ट ना आए। यहाँ पे टेम्परेचर लिख के आना 175 से 190 है डीप फ्राइंग का। और जो तेल आप फ्राइंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो उसको हाई टेम्परेचर से हमें बचाना होता है, ऑक्सीजन से, क्योंकि हमें उसको ऑयल को कवर करना चाहिए, उसके मॉइस्चर, सॉल्ट एंड फूड पार्टिकल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑयल को हम रिप्लेस करना चाहिए 15 से 20%। क्यों? ताकि हम शेल्फ लाइफ को, फ्राइंग की शेल्फ लाइफ को बढ़ा सकें। शेल्फ लाइफ मतलब ज़्यादा समय तक वो चल सके। क्या चल सके? तेल, ठीक है, पकाने के लिए। तो क्वेश्चन ऐसे एमसीक्यू में आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि भाई अगर आपको तेल की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना है तो कितने परसेंटेज से करोगे? तो क्या बोलोगे? 15 to 20%। तो हो गया, आंसर सही हो जाएगा। थर्ड देखो, शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग क्या होता है? शैलो फ्राइंग मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ फैट आप इस्तेमाल करते हो फूड को फ्राई करने के लिए, उसे कहते हैं शैलो फ्राइंग। शैलो फ्राइंग में क्या होता है कि फैट ज़्यादा अब्जॉर्ब होता है, ठीक है। डीप फ्राइंग में कम होता है, शैलो फ्राइंग में ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगा फैट, ठीक है। तो शैलो फ्राइड फिश भी होती है और पराठा भी आप बना सकते हो। वैसे पराठे तो हम बनाते हैं घर में शैलो फ्राई करके, थोड़ा सा तेल यूज़ करते हैं और उसको पकाते रहते हैं, लेकिन उस पर क्या होता है कि तेल ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 ऑप्शंस आ गए। तो इसी के साथ हमारा यूनिट 2 भी ओवर हो गया। यूनिट 2 की समरी में भी वही लिखा हुआ है कि अलग अलग तरीके हैं, मॉइस्ट यूज़ करो, ड्राई हीट यूज़ करो, जो भी आपको यूज़ करना है आप करो, तो उसका समरी दिया हुआ है। अब कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। स्टीमिंग और स्ट्यूइंग में डिफरेंस बता दो। तो भाई स्टीमिंग में तो सिंपल स्टीम देना हो गया, हीट कैसे दे रहे हो? स्टीम के थ्रू दे रहे हो, ठीक है। और स्ट्यू में क्या कर रहे हो आप? जैसे मैंने आपको बताया था कि फूड पार्टिकल्स बीच में और आगे पीछे क्या है, लिक्विड है, उसको पकाते रहते हो बहुत समय तक कम आंच पे, वो स्ट्यूइंग हो गया। डिफरेंस लिख दोगे तो हो जाएगा। सेकेंड देखो, ब्रेजिंग क्या होता है? ब्रेजिंग मैंने बताया था पॉट रोस्टिंग और स्ट्यूइंग का कॉम्बिनेशन है ब्रेजिंग, ठीक है। तो ब्रेजिंग का क्या था हमारे पास एग्जाम्पल? आयरिश स्ट्यू था ना, तो आयरिश स्ट्यू इसका एग्जाम्पल भी हो गया देने के लिए। थर्ड है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ब्रॉयलिंग? ब्रॉयलिंग मैंने बताया था ना, ड्राई हीट पे खाना पकाना। इसमें एग्जाम्पल क्या था? मसालाज। क्या मसालाज? इंडियन मसालाज, ठीक। फोर्थ देखो, प्रिंसिपल्स रिक्वायर्ड फॉर कुकिंग फूड। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था, BCCI
तो उससे मैंने आपको याद कराया RCCI, ठीक है। तो रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और इंडक्शन, ये चारों प्रिंसिपल्स है खाना पकाने के। फिफ्थ है डिस्क्राइब द मेथड डीप फ्राइंग। डीप फ्राइंग अभी मैंने आपको इतना बड़ा लेक्चर दिया है वहाँ पे कि डीप फ्राइंग क्या होता है, सबमर्ज होता है पूरे तेल में, उसको पूरी तरह से सबमर्ज करते हो, टेम्परेचर क्या रहता है, कैसे हम डीप फ्राइंग कर लेते हैं, उसमें ज़्यादा कम तेल एब्जॉर्ब होता है, मॉइस्चर ज़्यादा छूट जाता है, राइट। तो सॉरी, मॉइस्चर कम छूटता है। तो ये सारी चीज़ें डीप फ्राइंग में पड़ी थी ना, तो वो आंसर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, एलैबोरेट द ड्राई मेथड्स ऑफ कुकिंग। ड्राई मेथड्स कितने थे? 7 थे ना हमारे पास कुकिंग के, सातों मेथड एलैबोरेट करने। एलैबोरेट अगर क्वेश्चन में आया तो मतलब पूरा डिटेल में लिखना है। सेकेंड इज एक्सप्लेन द कुकिंग मेथड्स यूजिंग मीडियम ऑफ फैट। मीडियम फैट के 3 ही मेथड्स हैं, शैलो फ्राई, डीप फ्राई और सॉटे, भूल गई थी मैं, सॉटे, शैलो फ्राई, डीप फ्राई, बस, ठीक। और थर्ड क्वेश्चन क्या है? राइट अबाउट द मॉइस्ट मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो मॉइस्ट मेथड्स कितने थे? 6 थे मॉइस्ट मेथड्स। तो मॉइस्ट मेथड्स के एग्जाम्पल बता दो, मॉइस्ट मेथड्स के एग्जाम्पल बता दो, मॉइस्ट मेथड्स। अच्छा हाँ, वो सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया था उस टाइम पे। मॉइस्ट मेथड्स के एग्जाम्पल 7 है और ड्राई मेथड के 6 हैं, ठीक है। मॉइस्ट मेथड के हमारे पास 7 हैं, ठीक है। तो मॉइस्ट मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्या क्या आ जाएगा? ब्रेजिंग आ जाएगा, स्टीमिंग, ब्लांचिंग, स्ट्यूइंग, पोचिंग, सिमरिंग, बॉइलिंग, ठीक। So with this we have completed unit 2 and unit 1. So all the best. इन दोनों यूनिट्स में से अगर कोई क्वेश्चन आए और आप 100% अटेम्प्ट करना, क्योंकि आप कर पाओगे। और एक बार और अपने मन से एक बार और स्टडी मटेरियल को पढ़ लो इस वीडियो को देखने के बाद भी, और आपका जो ये टॉपिक है, जो 2 यूनिट्स है, ये पक्के हो जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम विथ मी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर।